जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है साहिल सिंह रावत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोल्जर सेस पे। आज हम लोग एसएसबी इंटरव्यू के काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट PIQ फॉर्म के बारे में बात कर रहे होंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। PIQ फॉर्म एक्चुअली आपका पूरा एक जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका रहेगी एसएसबी इंटरव्यू के दौरान। क्योंकि यही PIQ फॉर्म की 3 कॉपीज तीनों की तीनों सेम टू सेम जा रही होंगी आपके इंटरव्यूअर सर के पास, या फिर आपके साइकोलॉजिस्ट के पास, या फिर आपके GTO के पास। अब ये तीनों के तीनों इस PIQ फॉर्म के बेस पे आपको असेस कर रहे होंगे, आपकी क्वालिटीज को देख रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। एक PIQ फॉर्म का PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप सब लोग वहां से जाके देख लें। और लगभग हूबहू ऐसा ही PIQ आपको अपने SSB इंटरव्यू में देखने के लिए मिलेगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप अपने SSB इंटरव्यू के मिले हुए PIQ फॉर्म में उसमें आप कुछ बेसिक सी डिटेल्स डालते हैं, जैसे कि आपका नाम, पता, आपका स्कूल का नाम वगैरह, फिर आपके हो गया 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, आपके मदर का नेम, फादर का नेम, उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी मंथली इनकम, आपकी एक्टिविटीज़ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं स्कूल या कॉलेज के दौरान, NCC के बारे में आप डाल रहे होंगे, अपने प्रीवियस SSB अटेम्प्ट्स के बारे में आप डाल रहे होंगे, अपनी कास्ट, जनरल कास्ट, मेरिट है कि नहीं है, या तो फिर ऐसी कोई भी बेसिक डिटेल जो आपसे एक नॉर्मली फेस टू फेस बंदा आके पूछता है, उस तरह की डिटेल्स आप अपने PIQ फॉर्म में फिल कर रहे होंगे। मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपने PIQ फॉर्म को फैंसी बनाने की कोशिश करते हैं, उसे अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो उन्होंने या तो कभी परफॉर्म करी नहीं है, या करी है तो बहुत ही ज़्यादा छोटे स्केल पे करी है, जिससे उन्होंने कोई क्वालिटी इनकलकेट नहीं करी हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जो एक्चुअली में पूरी तरह से झूठ है। अब इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि वो चीज़ आपके ना साइक में दिखेगी, इंटरव्यूअर सर आपकी वाट लगा देंगे और GTO सर आपको दौड़ा के ख़त्म कर देंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। एग्जाम्पल, अगर आप अपने एक्टिविटीज़ स्कूल में आप कर चुके हैं एक्टिविटीज़, वो उसमें अगर आप लिखते कि आप एक एथलीट थे, आप एक अच्छे रेसर थे, फिर फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिविजुअल टास्क दिया जाता है, वहाँ पे 3 मिनट में आप 10 ऑब्स्टिकल नहीं कर पाए, तो किस बात के एथलीट थे आप? क्या किया आपने? कुत्ते के पीछे भागे थे आप, या कुत्ता आपके पीछे भागा था? क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। तो एस्पिरेंट्स कुछ इस तरह का हो रहा होगा आप लोगों का PIQ फॉर्म, थैंक्स टू डिफेंस गुरु, जिनकी वजह से हमें ये PIQ फॉर्म मिल पाया है ऑनलाइन PDF की फॉर्म में। इसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को भरना होता है आपका ये सिलेक्शन बोर्ड वगैरह, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, UPSC या कोई और रोल नंबर जो भी आपको मिला आपके एंट्री के हिसाब से। कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि इसकी तीनों कॉपीज सिर्फ तीनों असेसर के पास ही रहती है, बाकी और कोई इसे चेक नहीं करता, क्योंकि इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स रहती हैं। उसके बाद आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना एड्रेस, तीनों तरह का मैक्सिमम प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आपको फिल करना होता है आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन, आप SC ST या जनरल्स किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, आपकी मदर टंग, फिर हो गया आपका DOB, और फिर आपका मैरिशल स्टेटस जो भी है। फिर एक पार्ट आता है यहाँ पे कि आपके पेरेंट्स अलाइव है या नहीं। अब इससे भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े क्वेश्चंस निकल सकते हैं अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं है, कि वो ट्राई करेंगे, असेसर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपका थ्रेशहोल्ड पॉइंट जानने का। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है और किसी कैंडिडेट ने कहा कि सर मेरे पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तो फिर वहाँ पे कैंडिडेट का थ्रेशहोल्ड पॉइंट, इमोशनल थ्रेशहोल्ड जानने के लिए असेसर ये तक कह सकता है कि एक्सीडेंट आपके पापा का हुआ, आपके पापा क्या ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे, आपके पापा को गाड़ी तक चलाना नहीं आती थी, ऐसा कुछ भी किसी भी तरह से आपको मेंटली प्रेशराइज करके आपका एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट निकाल लेंगे वो लोग। इसके बाद आपका कुछ बेसिक डिटेल आती है आपके मदर, फादर, गार्जियन के बारे में, आपके छोटे भाई बहन, सिबलिंग वगैरह जो भी है उनके बारे में, उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी इनकम पर मंथ,
मासिक आय। अब इसे झूठ मत लिखिएगा, राशन कार्ड की गले की दुकान का कागज नहीं है, ये एसएसबी इंटरव्यू के पीआई की फॉर्म है। इससे पता चलता है कि आप कितने अमीर पिताजी की औलाद है और कितना पैसा आप मंथली उड़ाए जाते हैं, या कितना आपके घर में आता है, सशक्त है कि नहीं है, कितने, सब कुछ इन सब चीज़ों से पता चलता है। फिर आता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, जैसे कि मैट्रिक के नंबर, 10+2 के नंबर, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, इसमें आपके परसेंटेज, आपका अकेडमिक, जितने भी आपका अकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो सब कुछ इसमें मेंशन होता है। फिर आता है आपका एज, अप्रॉक्सीमेटली हाइट और वेट। फिर आपकी अगर कोई इनकम सोर्स है, किसी भी रीज़न से फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ भी चल रहा है, जिस चीज़ के लिए आप जॉब कर रहे हैं, तो उसका रीज़न एज वेल एज आपकी मंथली इनकम। एनसीसी ट्रेनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ जाता है एसएसबी इंटरव्यू के पीआई की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एनसीसी ट्रेनिंग आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपोजर दे रही होती है, एक बहुत ही ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस का एक बेहतरीन पिक्चर एक्सप्लोर करा रही होती है आपको एनसीसी। वेपन्स की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन हो गया, पनिशमेंट्स हो गई, वहाँ के रिचुअल्स हो गए, जो भी आपके आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है, उसका एक बहुत ही प्यारा जिस्ट है एनसीसी। इसीलिए एनसीसी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो अपना विंग, डिवीजन, सर्टिफिकेट जैसे कि एबीसी या फिर टोटल ट्रेनिंग का समय सब कुछ आप मेंशन कर रहे होंगे पीआई की फॉर्म में। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई रोल प्ले किया है किसी अच्छे स्पोर्ट में, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में ग्रुप वाले स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि इससे आप बहुत सारी ग्रुपिज्म वाली क्वालिटीज़ इनकलकेट कर रहे होते हैं। तो अगर कुछ आपने अगर ऐसा किया है अपने स्कूल कॉलेज लेवल पे, भले ही इसमें आपका कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा हो या ना रहा हो, उसको मेंशन करिएगा प्लीज़। और जो भी आपने किया है उसके बाद आपके पास एप्रोप्रिएट स्टोरी, आंसर, रीज़न, किससे सब कुछ सुनाने के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका हॉबीज़ और इंटरेस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जो आपने एक्टिविटीज़ करी है, फॉर एग्जांपल डिबेट, डेक्लेमेशन, ऑर्केस्ट्रा, कुछ भी ऐसा कुछ आपने किया है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिर आपने कोई और तरह की अलग हॉबी जैसे कि पेंटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, इस तरह का कुछ भी, स्टोरी टेलिंग वगैरह, कोई भी आर्ट आपके अंदर है तो आप उसे मेंशन करिए। इंटरव्यूअर इन सब चीज़ों से इम्प्रेस होगा, परंतु आप कतई भी उन झूठी चीज़ों को मेंशन ना करिए जिनसे आपका पीआईक्यू झूठ फरेब में फैंसी बने, अट्रैक्टिव बने और फिर इंटरव्यूअर या जीटीओ साहब आपकी वाट लगा दे। नेचर ऑफ कमीशन और चॉइस ऑफ सर्विस, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आपकी नेचर ऑफ कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन है या परमानेंट कमीशन, अब देखिए अगर आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो पहला सवाल ये ज़रूर आएगा कि 15 साल बाद क्या है आपका बैकअप प्लान, और क्यों है वो आपका बैकअप प्लान। अगर आपका चॉइस ऑफ सर्विस आर्मी है तो नेवी या एयरफोर्स क्यों नहीं, नेवी है तो एयरफोर्स और आर्मी क्यों नहीं, एयरफोर्स है तो नेवी और आर्मी क्यों नहीं, ऐसा भी सवाल आपसे आ सकता है। नंबर ऑफ चांसेस आपको बताने पड़ेंगे, कितनी बार आप ट्राई सर्विसेज के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ये सारा जो सेक्शन है ये सारा रिपीटर्स के लिए नहीं, सॉरी रिपीटर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपीटर्स को ये वाला सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रख के करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और मैं देख रहा हूँ इस वाले सेक्शन में कि एक लड़के का पार्ट है पहला अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट, और दूसरे लड़के का पार्ट है दूसरा पार्ट है उस लड़के का कॉन्फ्रेंस आउट, तो एक तो पिक्चर मेरे दिमाग में बनेगी कि हाँ इसने कुछ ना कुछ इंप्रूव किया है, इसलिए स्क्रीन आउट से कॉन्फ्रेंस आउट पे आया है। लेकिन अब मैं ये इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा कि आप जिस लास्ट अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, आपने कौन सी वहाँ पे गलती करी, वेदर इज जीटीओ, साइक और इंटरव्यू, और वहाँ आपने क्या कैसे इंप्रूव किया। अब फॉर एग्जांपल वो बंदा बोलता है कि मैंने जीटीओ में गलती करी थी और मैंने वहाँ इंप्रूव किया, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं कॉन्फ्रेंस में डाउटफुल होता हूँ तो मैं ज़रूर से जीटीओ से बात करके कंसल्ट कर रहा हूँ कि इस बंदे को रिकमेंड करना है, क्या इसने ये चीज़ इंप्रूव करी है। अब हम बात करेंगे क्यों आपका पीआईक्यू फॉर्म आपके इंटरव्यू पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, तो मैं कुछ बेसिक जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँगा एज अ फ्रेंड, एज अ इंटरव्यूअर, कुछ भी, जैसे कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके पिता की ऑक्यूपेशन, आपकी मदर की ऑक्यूपेशन, या फिर आपकी बेसिक एक्टिविटीज़, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं ये सारी पीआईक्यू फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन्ड होती है। आपके आने से पहले इंटरव्यूअर 5 से 10 मिनट लगा के उस पीआईक्यू फॉर्म को अच्छे से पढ़कर एनालाइज कर आपसे इंटरव्यू इनिशिएट करता है। अब देखिए एक्चुअली में होगा क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने क्लास 10th की एकेडमिक परफॉर्मेंस में लिखता हूं कि मैंने 96% स्कोर किए, और अपने क्लास 12th में लिखता हूं कि मैं मात्र 86% ही स्कोर कर पाया, तो अब ये जो 10% का लैग है, इस 10% के लैग से मेरे को काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो इंटरव्यूअर बना सकता है,
और जो मेरे जवाब होंगे फर्दर उस पर और सवाल बनेंगे ताकि इंटरव्यूअर आगे भी मेरे को एनालाइज करते रहे और इंटरव्यू भी आगे आगे जाता रहे। क्यों आपका PIQ फॉर्म साइक वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट है? जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपसे कभी भी फिजिकली नहीं मिलता है एक्सेप्ट कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस में भी आपसे मिले ना मिले ज़रूरी नहीं, आपको पता भी नहीं रहेगा कई बार कि आपका साइकोलॉजिस्ट था कौन। अब वो सिविलियन भी हो सकता है, वो आर्मी बैकग्राउंड से भी हो सकता है। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है PIQ, क्योंकि वो मैच कर रहा होगा आपकी TAT, WAT, SRT, SD से आपका पूरा पूरा PIQ। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है PIQ में कि आपने क्रिकेट में पार्ट लिया था एज अ कैप्टन, और वहाँ पे पिक्चर फॉर एग्जांपल TAT में एक क्रिकेट खेलने की आती है, तो किस तरह आपने दर्शाया है कि एज अ कैप्टन आपने क्या लीड रोल निभाया है उस स्टोरी में, और उसको मैच कर रहा होगा वो PIQ से। तो इस तरह से एक पूरा पूरा पर्सनैलिटी का जो है ओवरव्यू मिलता है हमारे साइकोलॉजिस्ट को, और इसीलिए PIQ साइक में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। GTO में आखिरकार क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारा PIQ फॉर्म? GTO में PIQ फॉर्म इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने PIQ में लिखा है उसको वो जो GTO सर है उस चीज़ को वो पूरा पूरा ग्राउंड में टेस्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि मैं हूँ एक एथलीट, मतलब मैं था एक एथलीट, मैंने स्कूल में ये रेस में पार्ट किया और ये मेरी पोजीशंस रही, नहीं आई तो कोई बात नहीं, वो भी लिख दीजिए। लेकिन अगर आप एक एथलीट थे तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप जो इंडिविजुअल टास्क है 3 मिनट में एटलीस्ट 10 तो कंप्लीट करिए। आगे एक्स्ट्रा की तो बात अलग है, एटलीस्ट 10 तो करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो किस बात के एथलीट हुए आप? किसी बात के एथलीट नहीं हुए, आपने कुछ नहीं किया। तो वो आप PIQ को फैंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट जा रहा होगा आपके SSB इंटरव्यू में कि जो कैंडिडेट है वो डिसऑनेस्ट है अपनी PIQ को लेके या तो फिर अपनी ज़िंदगी को लेके एक तरह से। अब मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको जो कि PIQ फॉर्म से बन सकते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू या फिर जब आप एक कैजुअल वॉक पे जाते हैं GTO के साथ। फॉर एग्जांपल कभी कभी जब कमांड टास्क हो रही होती है तो उससे पहले GTO सर आपके साथ एक छोटा सा कैजुअल कॉन्वर्सेशन करते हैं जिसके दौरान वो थोड़ा बहुत आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि कमांड टास्क में आपकी वाट लगाई जा सके। तो उस समय भी आपका जो PIQ है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, क्योंकि उससे पहले वो एक बार नज़र ज़रूर मारेंगे अपने PIQ पे। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस अभी इंटरव्यू या फिर GTO द्वारा जो पूछे जाएंगे वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। जब आप PIQ में लिखोगे कि सर मेरा शहर ये है, फॉर एग्जांपल मैं ऋषिकेश से हूँ, तो मुझे क्या पूछा जाएगा? टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। मैं क्या बोलूँगा? सर गंगा है, अपना लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पर्सनल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं फैमिली से, फॉर एग्जांपल दैट टेल मी हु इज़ द क्लोजेस्ट वन इन योर फैमिली। इन योर फैमिली whom do you think that who is the most talented one, intelligent one, ऐसा कुछ। Why was there a dip in your marks? ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों से पूछा जाएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो होते हैं वो 10वीं के बाद 12वीं में लुढ़कते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर आप एक ड्रॉपर है, फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रॉप ईयर लिया है, तो उस पर भी आप पे सवाल पूछा जा सकता है कि वाई डिड यू हैड अ ड्रॉप ईयर। एग्जांपल आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, NDA एंट्री आपकी, तो भी आपको यह सवाल आ सकता है। या फिर आप ग्रेजुएशन एंट्री में जा रहे हैं तो जेंटलमैन वाई हैव यू परस्यूड BTech, वाई हैवंट यू गॉन विद BSc और समथिंग एल्स। हाउ डू यू थिंक दैट योर एजुकेशन टिल नाउ इज़ हेल्पफुल फॉर यू टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा और इसका जवाब आप लोग थोड़ा बहुत अभी प्रोसेस करिए, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। वाई यू हैवेंट जॉइन NCC येट, और अगर आपने ज्वाइन करी है तो वाई यू हैव जॉइंड NCC, इजंट इट किलिंग योर टाइम? आपका समय नष्ट नहीं कर रही है NCC क्या? ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कैजुअल जाके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक दैट इफ़ you haven't joined armed forces or you are not able to join armed forces, then what will you do? What is your backup plan and why it is your backup plan? ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रेफरेंस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में से कोई एक है तो बाकी 2 क्यों नहीं है, ये आपको सवाल ज़रूर पूछेगा और इसमें आपको रिस्पेक्टफुली आंसर करना है अपनी प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस नहीं गिरने देनी है, लेकिन आंसर में दोनों बची फोर्सेस के लिए रिस्पेक्ट पूर्णतः होनी चाहिए। दोस्तों चलता हूँ मैं। PIQ में रखिए ध्यान, फैंसी ना बनाइए उसे, अट्रैक्टिव ना बनाइए, जो सच है वही लिखें, जिसका आप जवाब दे सकते हैं, जिसका जवाब देने का गुर्दा आप में हो,
सिर्फ वही चीज़ें लिखें। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय, जय हिंद। करते रहिए अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन।